आमतौर पर सभी के छोटे छोटे प्रश्न होते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारी शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, या पढ़ाई नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही। लेकिन वास्तव में जो एस्ट्रोलॉजी है उसका उद्देश्य ये है ही नहीं। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि आप इस काबिल बन जाओ कि अपने लाइफ में इतना ज्ञान अर्जित कर लो जिससे आपकी जो लाइफ है वो इतनी क्लियर, इतनी साफ, इतनी क्रिस्टल हो जाए कि आने वाली समस्याओं का समाधान जान करके आप पहले से ही कर लो। ठीक है सर? तो लेकिन क्या होता है, जो ये इस तरह के प्रश्न जब मन में आते हैं, ये क्यों आते हैं? ये मन में इसीलिए आते हैं कि हमारे मन में इनसिक्योरिटी रहती है। इनसिक्योरिटी का कारक राहु है। राहु इनसिक्योरिटी का कारक क्यों है? क्योंकि राहु बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है, छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े। पर जब बहुत बड़े बड़े सपने जब टूटने का हमें डर लगता है तो इनसिक्योरिटी महसूस होती है कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी ये जॉब नहीं लगी तो फिर क्या होगा। इसीलिए राहु को भ्रमित करने वाला ग्रह भी बोला। और वैसे भी अगर देखा जाए तो राहु को धुएं की संज्ञा दी है, इल्यूजन है वो। ठीक है ना? धुएं रूपी एक पर्दा हमारी बुद्धि के ऊपर पड़ जाता है जिससे हमें स्पष्ट नजर नहीं आ पाता, तो हम कंफ्यूजन में जीने लगते हैं। तो क्लियरिटी गुरु देगा, इनसिक्योरिटी राहु देगा, मुक्ति केतु देगा। इसी प्रकार से कल हमने सारा पढ़ा था, आप लोगों ने समझ लिया। वीडियो देख करके उसमें से आप और डिटेल्स इसकी नोट कर सकते हैं, इस पे आज ज्यादा समय हम लेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं भावों के बारे में, तो साथ में करेंगे ही, साथ में राशि के बारे में भी बात करेंगे कि राशि क्या है और इनके काम क्या है। मोटी मोटी सी अगर हम बात करें, किसी भी भाव को पहचान देने का काम करती है राशि। मान लीजिए आप किसी एक एरिया में हो जहां पर 12 घर हैं और आपको बोला जाए कि आप उस घर में चले जाओ, तो क्या आप जा पाओगे? आप कुछ समझ पाओगे कि किस घर में जाना है? क्योंकि उस ये शब्द किसी घर का एड्रेस नहीं हो सकता, ना हम समझ सकते। लेकिन उन घरों को अगर एक एक नंबर दे दिया जाए और फिर बोला जाए कि आप चौथे घर में चले जाओ, आप 8वें घर में चले जाओ, आप 10वें घर में चले जाओ, तो आप बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। तो यही काम राशियों का है। ये राशियां हमारे घरों को पहचान देती हैं। जो राशि का अंक होता है वह अंक उस घर में लिख दिया जाता है, और उस राशि का जो स्वामी होता है वह उस घर का स्वामी हो जाता है। यहां तक कुछ डाउट है? चलो आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी के 10वें घर का स्वामी 5वें घर में चला गया, तो आप क्या सोच रहे होंगे? ऐसा मानिए, मतलब कि 10वां घर जो है ना, वो क्या है? कर्म है। 5वां घर क्या है? बताओ। सुत जी। सुख तो है, सुख के अलावा, संतान सर। संतान के अलावा शिक्षा है। ठीक है? जी शिक्षा जी। क्या देती है हम? एक शिक्षित शिक्षित व्यक्ति में और एक अनपढ़ व्यक्ति में क्या अंतर होता है? शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है सर, ज्ञान तो मैडम बिना शिक्षा के भी मिल जाता है, और ज्ञान तो कमा साधु ऋषि लेते मुनि हैं दे हम, देंगे। जॉब वगैरह मिल जाती है, काम मिल नहीं, जाता है। अनपढ़ व्यक्ति में और एक पढ़े हुए व्यक्ति में एक चीज का सो, अंतर होता है। क्या? सोच सोच का स्तर हो जाता है जी, सोचने का स्तर बढ़ जाता सोच है का, कुछ। हाँ वही। जो पढ़ा हुआ जो इंसान है, जो शिक्षित व्यक्ति है, वो क्रिएटिव हो जाता है, और अनपढ़ व्यक्ति किसी को देख करके उस काम को करता है। ये अंतर है दोनों के अंदर। शिक्षित व्यक्ति अपनी चीजों को खुद डेवलप कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। ठीक है? तो 5वां घर क्रिएटिविटी का भी है। क्लियर?
शिक्षा का है, संतान का है, और जो चीजें हैं वो सारी उनका है। साथ में ये भी याद कर लीजिए कि पांचवा घर क्रिएटिविटी का भी है। जी सर। तो क्रिएटिविटी में क्या चीज आ जाती है? एजुकेशन तो है ही, स्पोर्ट्स भी आ जाता है, स्किल्स आ जाती है हमारी। तो स्पोर्ट्स भी पांचवें घर से ही है। तो 10वां घर कर्म का है और पांचवा घर है क्रिएटिविटी का। तो क्या जितने भी लोग पांचवें घर से काम करते हैं तो वो क्या हर एक फील्ड में सफल हो जाएंगे? बताइए, सभी की कुंडली में पांचवा घर है ना? नहीं होंगे, क्योंकि इस बात का निर्णय कि ये जातक क्रिएटिविटी में या स्पोर्ट्स में या एजुकेशन में सफल होगा या नहीं होगा या कितना होगा, कौन करेगा इसका फैसला? इसका निर्णय करेगा उस घर में बैठी हुई राशि और उसका स्वामी। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, जी सर। क्लियर हुई है जी बात? सर, जैसे ग्रह बैठे होंगे, जैसी राशि हाँ, जैसी राशि होगी वह उस राशि राशि कैसी है, के उसका बेस स्वामी पे कैसा, ही उसके उस अनुसार। ग्रह की मैत्री बनेगी। उस राशि के बेस पे ही उस ग्रह के स्वभाव मैच होंगे, उसके तत्व मैच होंगे, उसकी जाति मैच होगी। मतलब बहुत ज्यादा भिन्नता आ जाएगी फल के अंदर हर एक व्यक्ति के। नहीं तो हर एक की, किसी की कुंडली में 5 घर है, उसमें कोई ना कोई अंक लिखा हुआ होगा, कोई ना कोई ग्रह देखा होगा, कोई ना कोई ग्रह उसमें बैठा होगा, तो मतलब सफल होना चाहिए या असफल होना चाहिए। लेकिन इतनी सारी भिन्नता उसमें किस वजह से आई? राशि की वजह से। तो ये राशि का महत्व चल रहा है, राशि का महत्व ही बताया जा रहा है कि उनका काम क्या है। ठीक है मैडम, क्लियर हो रहा है? जी सर। अब दूसरा एक और बात करते हैं हम। दूसरा घर क्या है? दूसरा घर क्या देता है धन हम? होने का सर। धन देता है, बैंक बैलेंस देता है, खाना देता है, परिवार देता है ना? जी। और 12वां घर क्या है? 12वां घर हमारा खर्च, व्यय और मृत्यु, हॉस्पिटल, हाँ, विदेश। बहुत बढ़िया, लॉस है ना? हाँ जी, अब लो। मैं एक बात पूछता हूं आपसे। आपके पास 1 लाख रुपए हैं, जी। आप उनको मौज मस्ती में उड़ा दो जी या उनकी एफडी करा दो, दोनों में क्या अंतर है? सर, अगर उनको उड़ा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास फिर? बचेगा तो तब भी नहीं ना वो तो जब वो एफडी खर्च, में चला गया। तो वो तो सर संपत्ति हुई, जुड़ गया ना पैसा। नहीं, दोनों ही 12वें घर से देखे जाएंगे और दोनों ही सेम है। इसी प्रकार से हम ये बात करते हैं कि जेल और विदेश दोनों सेम चीजें हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ, पवन जी बता देंगे। क्यों पवन जी? जी जी। किसी का जेल में जाना और किसी का विदेश जाना, दोनों सेम ग्रह और सेम योग से ही लगभग बनते हैं, थोड़ा बहुत अंतर। इसी प्रकार से पैसे को खर्च करना और पैसे को इन्वेस्ट करना दोनों सेम पोजीशन है। आपके पास से तो पैसा चला ही गया ना, आपकी पॉकेट से तो। इसीलिए ही किसी के दूसरा स्वामी, दूसरे घर का स्वामी अगर 12वें घर में बैठ जाए, 12वें घर में हो, तो क्या होगा? नुकसान होगा बताइए। सर हमें। हाँ जी पवन जी, क्या फल कहेंगे आप इस चीज का? यहाँ राशि की बात ही नहीं करी मैंने कोई भी। दोबारा बोलो, सर एक बार नुकसान, प्रश्न। लॉस हो जाएगा। किसी प्रश्न प्रश्न एक बार दोबारा करना जी। किसी का दूसरे घर का स्वामी 12वें घर में बैठ गया तो क्या होगा? क्या फल कहेंगे आप उसका पैसे उसका के मामले में? पैसा बचत नहीं होगी। पैसे की बचत नहीं होगी। सर, पैसा बचत नहीं हो पाएगी जिसका। ये चीज तो हम ऐसे देखेंगे ना सर कि दूसरे घर का स्वामी कौन है। वो देख लिया मैंने, बता दिया आपको, कोई भी है वो, कोई भी हो सकता है, उसको छोड़ दो अभी। इतना डिफरेंशिएट हम कर नहीं रहे ना।
हम सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं, दूसरा घर पैसे का है, 12वां घर खर्चे का है, दूसरे घर का मालिक खर्चे में जाकर बैठ गया तो क्या होगा? वो पैसा बचाएगा, पैसा पैसा खराब करेगा या क्या करेगा? क्योंकि पैसे के घर का जो मालिक है उसका काम क्या है? उसका काम तो पैसा देना है ना। जब वो ही खर्च सर में लॉस जाकर बैठ होगा। जाएगा, बचत की नहीं होगी जी, बचत नहीं हो पाएगी, खर्चा खर्चे में जाएगा सर सारा। ये व्यक्ति जो है पैसा कमाएगा, विदेश से पैसा कमाएगा। ये अच्छा भी जी। मत भूलो ना, आपके 12वां घर विदेश का भी तो है। जी 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 जी। पैसे का योग, पैसे का जो ग्रह देवता है, जो स्वामी है, वो 12वें में है। और 12वां हम सिर्फ खर्च ही देखते हैं ना, हम ये नहीं देख पा रहे जी हैं ना कि वो विदेश भी है। जी जी जी। और विदेश से पैसा कमाने के लिए विदेश में जाने की जरूरत नहीं है आज के दिन। आप हाँ यहीं पर वो बैठ करके विदेश की किसी यहाँ से भी कंपनी के किसी। शेयर खरीद लीजिए, उसी में प्रॉफिट दे देगा। जी जी जी। या फिर वो इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमा सकता है। विदेश से नहीं कमा रहा ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी यही भाव है, मैंने भी बताया। उसके बाद 1 लाख रुपया है, वो कहीं ब्याज पे चढ़ा देगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। कहीं शेयर में लगा देगा, तब इन्वेस्टमेंट हो जाएगी उसकी। पर तो सर इस मतलब क्या चीज है, की क्या होती है कि वो कमाएगा ही, लॉस भी तो हो सकता है इस घर में श्योरिटी, लॉस। सुनिए सुनिए सुनिए, श्योरिटी या लॉस या फायदा, ये तो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें राशि कौन सी आ जाएगी, ग्रह कौन सा होगा, क्या दृष्टियां होंगी, वो तो तब कर पाएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ राशियों का मतलब समझ रहे हैं और भावों का मतलब समझ रहे हैं। आपको इस तरह से भी सोचना होगा कि ये क्या प्रश्न था, समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत ही ट्रिकी सी बात है कि मतलब दूसरा घर पैसे का जो मालिक है वो खर्च में जाकर के अगर बैठ जाए तो क्या हो? तब चांसेस ज्यादा ये होते हैं कि वो पैसा कमा करके लाएगा उस घर से। समझ में आ रही है बात? अगर 10वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठ जाए तो क्या करेगा? 10वें घर का काम क्या है? व्यवसाय करना, ठीक है। और 7वां घर क्या है? दैनिक रोजगार। टॉपिक क्लियर हुआ आपको? हेलो? 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 सर कोई सो वो बताइए। आवाज नहीं आ जी रही थी। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब बताइए। मैंने ये बोला, आपको ध्यान ये रखना है कि जिस घर का स्वामी जिस घर में भी बैठ जाए तो वहां पर अपने घर के फल देगा, ना कि उस घर के देगा जिस घर में बैठा है। उदाहरण के तौर पे हम और बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं, वो समझेंगे भी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? जी। लिखना है तो इसको लिख सकते हो आप। किसी भी ग्रह का किसी घर के साथ संबंध होगा, ये संबंध गुड या बैड जो भी होगा वो राशि पर आधारित होगा। किसी भी ग्रह का किसी घर के साथ जो संबंध होगा, ये संबंध अच्छा या बुरा राशि पर आधारित होगा। 8वां भाव किस चीज का है बताइए? आयु का सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और पवन जी? हाँ जी। अचानक अचानक, दुर्घटनाएं जी, आकस्मिक अचानक दुर्घटनाएं। घटना का बोल सकते हो आप, ठीक है ना। जी वो अच्छा बुरा जैसा जी होगा वैसा होगा, जी जी। अचानक कोई भी घटना। गड़े हुए धन का जी। ठीक है जी, गड़े हुए गुप्त धन का भी। गुप्त हम्म, विद्याएं। गुप्त विद्याओं का भी, चलो आप बोल लीजिए, ठीक है।
ठीक है जी। और और ससुराल का होगा। हाँ जी, ससुराल का जी। और बताइए मैडम, पूछेगा तो आपने किए है ना भाव। और ज्योतिष का भी है जी, ये मृत्यु का भी है, जीवन का भी है, संघर्ष का है जी। ठीक है। और खोज का है जी। हाँ, रिसर्च का। जी। तो किसी कोई ग्रह किसी ऐसी राशि में जाकर बैठ जाए, इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये दोबारा नहीं होंगे ये टॉपिक। मैं फिर उसके बाद ग्रहों पर ही चलूंगा। ये एक दो दिन के टॉपिक है, धीरे धीरे करके चलते रहेंगे। ग्रह किसी ऐसी राशि में जाकर बैठ गया जिसका स्वामी उसको पसंद नहीं करता, और उसको वहां पर रहना पड़े, तो सोचिए वो ग्रह क्या करेगा। बताइए मुझे। अपने आप से मान करके चल लीजिए, आपको किसी ऐसे घर में जा करके रहना पड़े कुछ समय, जिस घर का मालिक आपको पसंद ना करता हो, आप कैसा फील करेंगे या आप क्या करेंगे वहां पर। बताइए, क्वेश्चन घुटन ही आंसर। रहेगी जी, घुटन रहेगी हाँ, जी, बस टाइम पास ही करेंगे। मतलब क्या है, वो पीड़ित माना जाएगा वो ग्रह वहां पर, है ना। जी 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 और पीड़ित ग्रह कैसा फल देगा, बैड। जी। जी। कौन सा फल देगा, बैड। पीड़ित ग्रह जी। हाँ, कौन सा फल बैड देगा। जिस ग्रह का वो स्वामी है जी, जि, जिस ग्रह का, जिस ही ग्रह तो भाव का बात ही। स्वामी है, जिस हाँ, जिस भाव का भाव का स्वामी है। आप अगर उसके। किसी के घर में जाकर के पीड़ित महसूस कर रहे हो, तो परेशानी आपके घर वालों को होगी। हाँ जी क्लियर हो गया। जी जी। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है इसमें। अब आपको उस घर में आपका कोई दोस्त मिल जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा। उसी घर में जिसमें आप पीड़ित हो, उसी घर में आपको आपका कोई दोस्त मिल जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा, कैसा फील राह करेंगे। राहत महसूस होगी जी, थोड़ा सा राहत महसूस अपनापन होगी, लगेगा। आपको बल मिलेगा, जी 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 है ना। आपको बल मिलेगा कि जी। अब तो भाई चलो गुजारा कर लेंगे यहाँ, एक दिन 2 घंटे हाँ 4 घंटे जितना होगा। जी यही जब किसी शत्रु राशि में कोई ग्रह बैठ जाए, शत्रु भाव में कोई ग्रह, तो भाव तो राशि के साथ ही बनेगा ना, अपने आप तो भाव तो कुछ जी है ही नहीं। शत्रु राशि में अगर अभी बुध जो है वो चंद्रमा की राशि में बैठ जाए, या चंद्रमा बुध की राशि में बैठ जाए जाकर के कन्या या मिथुन में, तो वहां पर पीड़ित हो जाएगा वो। समझ रहे हो बात। अभी अभी हमने मैत्री में पढ़ा ना, कि जी। बुध तो चंद्रमा को नहीं मानता, चंद्रमा तो बुध को नहीं मानता शत्रु अपना, है ना। लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। अगर चंद्रमा बुध की राशि में बैठ गया, तो उसकी वही हालत होगी जो थोड़ी देर पहले आपने फील करी थी। लेकिन अगर उसको वहां पर उसका एक मित्र शुक्र या सूर्य भी मिल जाए, तो थोड़ी शुभता आएगी उसके फलों में। कौन से वाले फलों में, जिस राशि जिस भाव का वो स्वामी है। क्लियर हो गया। कोई डाउट है मैम। नो सर। अच्छा, ये समझ में आने की चीजें हैं। लिखोगे तो शायद कल वीडियो देख करके भी लिख लोगे, ठीक है ना। जी। अच्छा जी। ग्रह शत्रु राशि में बैठ जाए और शत्रु के घर में उसको अपना मित्र ग्रह मिल जाए, तो उसकी कंडीशन में सुधार हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, दो कंडीशन अब तक हम बातचीत कर चुके हैं, दो कंडीशन पे, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि अब शत्रु के घर में आप हो और आपको वहां पर शत्रु ही मिल जाए, तो क्या होगा। डबल पीड़ित हो जाएगा जी वो तो। कल हो जाएगा सर। हाँ,
मतलब उसके मरने हो जाएंगे। हाँ जी। तो ये कंडीशन अपने आप पे अप्लाई करोगे तो बड़ी जल्दी कनेक्ट कर लोगे, और ये आपको फलित में बहुत काम आने वाली चीजें हैं कि ये अच्छे फल देगा, खराब देगा, कैसे देगा, तो ये सब राशियां निर्धारित करेंगी। इसलिए ये जो सारणी है फ्रेंडशिप की और एनिमिटी की, ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। हर रोज इनकी प्रैक्टिस करो, ये दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएंगे आपके। ठीक है। एक आदमी का, एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एक आदमी का 10वें घर का स्वामी शत्रु राशि में या शत्रु के साथ बैठ गया है शत्रु राशि में, तो क्या होगा उसका, बता सकते हो आप? विराट जी बताइए। एक आदमी का 10वें घर का स्वामी शत्रु राशि में शत्रु के साथ बैठ गया, तो क्या फल मिलेगा? बुरे फल मिलेंगे। किस चीज के? जिस भाव को वो तो 10वें घर बोल तो रहा हूं ना। कर्म में। हाँ जी, आप में से कोई बताए। आज उसके रोजगार का क्षेत्र रुक जाएगा, आजीविका का जी, उसके कैरियर में बहुत क्षेत्र प्रॉब्लम्स कमजोर पड़ आएंगी। जाएगा, कर्म भाव। जी। जी हाँ, वो बार बार काम जी बदलता रहेगा, काम चलेंगे नहीं, बार बार लॉस होते रहेंगे उसको। ठीक है। तो इतना जी आसान हो जाएगा इन चीजों को समझने के बाद फलित करना। क्लियर है? अच्छा जी। ज्योतिष में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? ज्योतिष में सबसे ज्यादा जरूरी है राशि कौन सी है। सबसे पहले ये देखना है, जिस भाव के बारे में आप विचार करना शुरू करेंगे तो वहां पर ये देखना है कि राशि कौन सी है। और दूसरी बात क्या देखनी है कि ये राशि शत्रु है या मित्र है, ये आपको पता होना चाहिए। जिस ग्रह से संबंधित फल आप बोलने वाले हैं ना, उस ग्रह से ये शत्रु है या मित्र है। बस इन दो चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ठीक है। एक बार दोनों दोबारा बताना जी। नंबर एक, ज्योतिष में सबसे ज्यादा जरूरी है राशि कौन सी है। जिस भाव से आप विचार करने वाले हैं किसी भी प्रश्न का, वहां पर सबसे पहले जाते ही ये देखिए कि राशि कौन सी है। ये नहीं देखना पहले कि ग्रह कौन सा बैठा है, राशि देखिए सबसे पहले। और फिर ये देखनी है कि जिस भाव का आप फल कहने जा रहे हैं, जिस प्रश्न का आप फल कहने जा रहे हैं, उससे संबंधित ग्रह की ये राशि शत्रु है या मित्र है। या अगर कोई वहां पर ग्रह बैठा है या कोई दृष्टि है, कोई युति है, किसी भी प्रकार से जो उस घर में अगर किसी का कनेक्शन बनता है, तो उसका ये राशि शत्रु या मित्रता क्या भाव रखती है। क्लियर हो गया? आगे चले। जी ज्योतिष में हर एक चीज का एक योग होता है, कॉम्बिनेशन। जैसे धन योग, राजयोग, आदि आदि सुने होंगे काफी सारे। ठीक है। धन योग क्या है? धन योग है द योग ऑफ वेल्थ, संपत्ति का योग। और राजयोग क्या है? बताइए चलिए, राजयोग क्या है, क्या समझते हैं आप राजयोग से? राजयोग है, राज, राजाओं बताइए। जैसा जीवन जीने का अवसर जी। नहीं चलो, वो तो नहीं आज के टाइम में पॉसिबल है ना, वो बहुत ही मुश्किल है। राजयोग तो मन से राज नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको। राजयोग तो आपको हर किसी की कुंडली में 10 कुंडलियां देखोगे ना, एक में राजयोग मिलेगा। मेरी कुंडली में भी है। तो राजाओं जैसा कहाँ है जीवन? इसका मतलब है स्टेटस। स्टेटस, ये योग स्टेटस का योग है।
ठीक है। स्टेटस कौन सा ठीक। भाव है मैडम, स्टेटस कौन सा भाव है? विराट जी, स्टेटस कौन से भाव से देखते हैं? नौ में 10। आपको पता है किसी को? 10वें भाव से जी। 5वें से सर। मैम 10वां भाव है स्टेटस। स्टेटस कैसे मिलेगा? कैरियर जब आपको स्टेटस। नेम एंड फेम मिलेगा तो आपका स्टेटस बढ़ेगा ना। ठीक है। जी सर, ठीक है। अच्छा, योग फलित ना होने के क्या कारण है? योग तो सभी की कुंडलियों में है, हर एक की कुंडली में दो दो तीन तीन चार चार योग मिलेंगे आपको, लेकिन वो फलित क्यों नहीं हो पाते? उसका कारण ये है कि योग उस सही दशा में आना चाहिए जिसमें उसकी जरूरत है। समझ रहे हो? कोई भी योग, सुनो इस बात को बड़े ध्यान से, कोई भी योग कब फलित होता है? जब उसकी दशा या अंतर दशा, इनको एमडी या एडी भी बोल सकते हैं हम शॉर्ट में, महादशा एमडी, अंतरदशा एडी। ठीक है। जब किसी भी योग के फलित होने का जो समय है वो है उसका दशा या अंतरदशा में आना। अब एक व्यक्ति के जीवन में राजयोग है और उस राजयोग वाले ग्रह की दशा उसकी 4 साल 5 साल 6 साल की उम्र में आ जाए, तो बताइए योग उसके लिए काम कैसे करेगा? क्या वो स्टेटस बना पाएगा उस टाइम पे अपना? क्योंकि वो तो अपने पिता पर निर्भर है। जी। तो इसीलिए जब भी आप फलित करेंगे किसी योग के बारे में विशेष तौर पर, तब अपने दिमाग का इस्तेमाल उस टाइम पे जरूर करेंगे। ठीक है। अच्छा, किसी भी जन्म कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वो होता है उसकी दशा का सीक्वेंस या क्रम। आपके जन्म से 10 वर्ष तक जो दशा आपकी कुंडली में धन योग की दशा हो गई, आपको लगता है कि भाई इस आयु में धन कमा लेंगे क्या? अभी जो मैंने बोला वही बात है, नहीं कमा सकते। तो ये दशा क्या हो गई? ये व्यर्थ हो गई। ये दशा व्यर्थ हो गई क्या, ये बताओ आप मुझे, क्वेश्चन है मेरा। मैडम बताइए। व्यर्थ तो नहीं होनी चाहिए जी। फिर क्या होगा? प्रभाव तो उसका आएगा नहीं कहीं ना कहीं। जब एक बच्चा 10 साल की एज का है, वो क्या कमा के लेके आएगा? हमारे धन योग का पिता आ की गया उसका, कमाई पे चलो। नहीं असर पड़ सकता। हाँ, ये ही है। वो दशा उसकी बजाय उसके माता पिता को सपोर्ट करेगी, जी। क्योंकि उसके भाग्य का जो पैसा है वो आएगा जरूर। नाम नहीं मिलेगा उसको, स्टेटस नहीं मिलेगा, फेम नहीं मिलेगा, पर पैसा उसको आएगा अपने माता पिता की माध्यम से। जिस समय हम किसी भी दशा से गुजर रहे हों, तो उसका ये अर्थ है कि उस समय हम एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। क्लियर है? और दशा का मीनिंग भी तो यही होता है, सिचुएशन। कहते हैं ना कि हाँ अब उसकी कैसी दशा है। ठीक है। जब भी किसी की महादशा बदलती है, तब उसकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आते हैं, अच्छे हो या बुरे, लेकिन आते जरूर हैं। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे सूर्य के बारे में। इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। करें?
सर ये दशा और महादशा क्या होती है, ये एक बार मैम फिर से पूरा बता दो ये। पूरा टॉपिक आएगा दशा और महादशा की सहायता से। मैं बता रहा हूँ, दशा और महादशा की सहायता से ही हम किसी भी घटना का समय निर्धारित कर पाते हैं। आप कोई प्रश्न आकर के करे कि मेरी शादी कब होगी, तो कब में तो आपको उसको समय बताना है कब होगी। या कोई हॉस्पिटल में है, कोई आपसे जी आकर के पूछे कि वो घर कब आ जाएंगे, तो उसमें आपको समय बताना है हमको कितने दिन में आ सकते हैं, है ना। किसी के यहाँ जी। संतान नहीं हो रही और आपने बोला कुंडली देख करके कि आपको संतान हो जाएगी, तब अगला प्रश्न सामने वाला क्या करेगा, कब तक हो जाएगी, कब। है ना। इन चीजों की, इन घटनाओं का आपको समय अगर उनको बताना है तो वो दशा और अंतरदशा के बिना आप नहीं बता सकते। इसीलिए ही अभी बात यही चल रही थी कि अगर किसी की कुंडली में धन योग बन रहा है और उस टाइम पे वो दशा ही नहीं आ रही उसकी, भाई धन कब कमाएगा आदमी, पढ़ लिख करके बड़ा होकर के कोई जो बिजनेस कुछ करेगा तभी तो कमाएगा ना। तो दशा खत्म हो जा रही है उसकी 10 साल की उम्र में, तो उसके माता पिता को सपोर्ट कर देगी। क्लियर। चलिए सूर्य को पढ़ना शुरू जी करते क्लियर। हैं। सन क्या है, सूर्य क्या है। सूर्य या सन इज द रिमूवर ऑफ डार्कनेस, जीवन के अंधकार को मिटाने वाला सूर्य। कोई भी पाप आपने किया हो, जाने में या अनजाने में, उससे फर्क नहीं पड़ता, सभी पापों का विनाश करने वाला ग्रह है सूर्य। काल पुरुष की कुंडली मैंने कराई थी, पता नहीं आपने करी है या नहीं करी है, उस दिन कौन था क्लास में मुझे याद नहीं है अब। काल पुरुष की कुंडली को अगर आप देखोगे तो 5वें घर में कौन सी राशि आती है, मुझे बताओगे क्या। 5वें घर में आती है सिंह राशि, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में लग्न में मेष राशि है। मेघ राशि है। तो 5वें घर में कौन सी राशि है, सिंह। सिंह के स्वामी कौन है, सूर्य। और पंचम भाव क्या है, अब आप फिर से वही बातें बोलेंगे, एक नई और चीज ऐड कर देता हूं मैं। पंचम भाव है जी पूर्व पुण्य, पुनर्जन्म यानी जी। पुनर्जन्म में किए हुए पुण्य। जी पूर्व पुण्यों का भाव है 5वां भाव। तो पाप का विपरीत या पाप का उल्टा क्या होता है, पुण्य होता है ना। तो काल पुरुष की कुंडली में भी आपको क्या चीज देखने को मिल रही है, सिंह के स्वामी सूर्य सभी पापों का नाश करने वाले हैं, क्योंकि 5वां घर पुण्य का है ना, पाप का तो नहीं बोला ना उसने। और वैसे भी पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, तो वहां पर तो शुभ ही रहेगा, अशुभ हो ही नहीं सकता। तो पाराशर जी ने 3 भावों को नेगेटिव कहा है। कौन से 3 भाव, त्रिषडाया। त्रिषडाया भाव 6 8 हमने किया 12 जी। नहीं, हाँ त्रिषडाया 3 6 12, 3 6 नहीं जी, 11 जी। 3 6 11। त्रि का त्रिषड मतलब 3, षड का मतलब 6 और आय का 3 मतलब आय वाला भाव 11वां भाव। 11 जी। त्रिषडाय भाव जो है ये तीनों नेगेटिव भाव हैं। क्यों है ये नेगेटिव भाव, क्योंकि तीसरा भाव किस चीज का है, काम का। छठा भाव किस चीज का है, क्रोध का। और 11वां भाव किस चीज का है, लोभ का, लालच का। इसीलिए इन तीनों को बुरा भाव बोला है, ठीक है। इनके स्वामी आपकी कुंडली के सबसे बुरे ग्रह होते हैं। 3 6 राशि के स्वामी कौन कौन है,
कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। 3, 6, 11 तीसरे और छठे भाव की राशि के स्वामी कौन है? बुध, क्योंकि तीसरी राशि है मिथुन और छठी राशि है कन्या। और 11वें भाव के स्वामी कौन है 11वीं राशि के? शनि। जी। ठीक है, इसीलिए बुध और शनि को नेगेटिव माना है। अब आप सोचिए कि जब इन घरों में सूर्य बैठेगा तो वो क्या करेगा। हम सूर्य पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। इन राशियों में या इन भावों में जब सूर्य बैठेगा इन घरों में तो क्या करेगा वो, वो आप बता सकते पॉजिटिव हैं बना क्या? देगा जी, पॉजिटिव बना देगा इनको, कैसे? पाप को नष्ट कर देगा जी, इनका नेगेटिविटी को आपको खत्म कर छोड़ो देगा ना, जी। अभी तो बताया ना आपको, काम क्रोध लोभ, अच्छा। इन 3 घरों से यही तो बताया अभी आपको। तीसरे घर से काम, छठे से क्रोध और 11वें से लोभ। इन तीनों में से किसी भी घर में बैठेगा तो उस चीज को खत्म करेगा। आपका सूर्य अष्टम भाव में है जी। और मेरा सूर्य छठे भाव में है, जी। तो छठे भाव में क्रोध को खत्म करता है। तो आपका क्रोध खत्म है जी। मेरे में क्रोध है ही कहाँ। अच्छा, कभी कभार तने कभी मैं लड़ता देखा किसी के? नहीं लड़ते तो नहीं यार, 15 साल तक जानत लगभग, नहीं लड़ते तो नहीं देखे। तो क्रोध में तो लड़ेगा ही ना आदमी। हाँ लड़ देगा। क्रोध को अगर पी ठीक। जाता है ना इंसान तो वो क्रोध नहीं है। जी। गुस्से में और क्रोध में अंतर है। सर एक क्वेश्चन पूछना था यहाँ पे। जी 3, 6 और 11, 11 तो शनि की राशि है और शनि तो इसका शत्रु है, तो फिर यहाँ पे तो उसको नेगेटिव दिखाना चाहिए ना। मैडम, अभी शत्रु मित्र सबको एक साइड रख दो, अभी आप सूर्य पढ़ रहे हो। अभी हम किसी की कुंडली नहीं देख रहे, ना हम किसी राशि पे बात कर रहे हैं। जब तक राशि बीच में नहीं आएगी तब तक शत्रु मित्र का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या कहा है मैंने यहाँ पर, जो वैदिक ज्योतिष है वो पाराशर जी की चलाई हुई ज्योतिष है, उन्हीं का बहुत उन्हीं का ही योगदान है सारा का सारा। तो पाराशर जी ने बोला है 3, 6 और 11 भाव के स्वामी सबसे ज्यादा नेगेटिव है, बस उन्होंने ये बोला है। और मैंने किसी चीज पे कोई बात नहीं करी। और अगर इन भावों में सूर्य बैठ जाते हैं तो वो काम क्रोध और लोभ को खत्म करते हैं। जिसके 11वें भाव में सूर्य होंगे तो उसको लोभ नहीं रहेगा। जिसके छठे भाव में सूर्य होंगे तो उसको क्रोध नहीं रहेगा। जिसके तीसरे भाव में सूर्य होंगे तो उसकी कामनाओं को खत्म करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? जी। ठीक है, तो सूर्य की सबसे अच्छी प्लेसमेंट मानी गई है ये। ठीक है जी, कौन सी? 3, 6, 8, 11। अभी 3, 6, 11 पे बात चल रही है इसलिए। अच्छा, जी। सूर्य समस्त जगत की उत्पत्ति का कारक है। समस्त जगत की उत्पत्ति का सर कारक एक है। सेकंड प्लीज, ये जो अभी आपने बताया एक बार इसको दोबारा से बताना, कौन इससे सा? पहले जो कराया है अभी जो सूर्य आपने की 3, 6, 11 में प्लेसमेंट, पहले। सूर्य की प्लेसमेंट 3, 6, 8, 11 भावों में सबसे बेस्ट है कुंडली में। और किसी भी घर में बैठेंगे तो उतना बेस्ट नहीं मान सकते हम। वैसे तो सूर्य कहीं भी बैठ जाएगा तो वो बेस्ट अच्छा ही है, श्रेष्ठ फल देगा। लेकिन 3, 6 और 3, 6, 11 विशेषकर पाराशर जी ने बोला है कि यहाँ पर बेस्ट प्लेसमेंट है सूर्य की। जी, जैसे अभी इससे पहले आपने बताया था कि ये 3, 6 और 11 काम क्रोध और लोभ भाव है, तो इस पोजीशन में सूर्य को कहाँ आना चाहिए इन तीनों को खत्म करने के लिए? तीनों को खत्म करने के लिए 6th में आना चाहिए। 6 बुराइयां हैं हमारे अंदर। जो हमारा छठा घर है उसको मैंने जी। रिपू लिखवाया था आपको, हाँ जी। इसको षड रिपू कर लीजिए आप। षड का मतलब होता है 6। 6 प्रकार के शत्रु हैं हमारे।
और 6 के 6 शत्रु हमारे छठे घर से आते हैं। कौन से बताएंगे पवन जी? काम क्रोध मद काम क्रोध लोभ लोभ मद मद मत्सर ईर्ष्या निंदा काम क्रोध मद और लोभ मोह और मत्सर्य, यही है ना? एक बार फिर हाँ से जी। रिपीट करना सर, आपने क्या बताया? काम यही है क्रोध लोभ मोह मोह मद और मात्सर्य। मत्सर्य, ये 6 के 6। चार तो और समझ में आ गए सर। कौन सा नहीं आया? मद नहीं आया? हाँ जी। बताओ पवन जी। मद नशा है जी किसी भी चीज का। अहंकार। हाँ जी। नहीं, नशा नशा जैसे आप गजटेड पोस्ट पे हो तो जी आपको उसको उसका नशा रहेगा। आप अच्छे लैंडलॉर्ड हो, उस चीज का नशा रहेगा मद। जैसे हाथी हाँ, मदमस्त रहता है। मद हाँ का जी। मतलब यही और है। उससे नेक्स्ट सर? नशा नशा किसी भी चीज का। मत्सर्य होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या। जलन। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। जी। जो हम अगर सूर्य शत्रु की छठे बात भाव में आएगा तो आए वो तो उस खत्म करेगा। व्यक्ति के अंदर ये 6 में से कोई भी शत्रु नहीं होगा। एक तो सूर्य राजा है, दूसरा अगर आप देखो तो सूर्य क्या है? अग्नि है। दुनिया में जी हर चीज दूषित हो सकती है, अग्नि कभी दूषित नहीं हो सकती, क्योंकि अग्नि के अंदर जो चला गया वो खुद ही पवित्र हो जाता है। ठीक है ना? अग्नि तो पवित्र करती है, अग्नि कभी दूषित नहीं होती। पानी दूषित हो सकता है, हवा भी दूषित हो सकती है, कभी सुना है कि अग्नि दूषित हो गई? नहीं हो सकती, क्योंकि अग्नि हमें पवित्र करती है। तो इसीलिए सूर्य नामक ये जो ग्रह देवता है, ये जहां पर बैठ जाएंगे उस जगह को ये पवित्र करते हैं। ये दूसरी भाषा में भी कहते हैं कि उस घर की भावों को, उस घर की चीजों को जला देते हैं। तो छठे घर में सर, क्या ये है? तो फिर इनमें से किसी में भी आ सकता है ना, ऐसे 3 6 हाँ हाँ और 11 तीनों में से हाँ, किसी में? तीनों में से के 12 के 12 घरों में से किसी में भी आ सकते हैं ये। अच्छा, लेकिन तो लेकिन इनका सूर्य की प्रभाव सेम रहेगा। द बेस्ट पोजीशन सूर्य की छठा घर है, क्योंकि छठे घर से सारे शत्रु हैं। बाहर वाला तो कोई शत्रु ठीक है। पता नहीं कब कब अटैक करेगा, लेकिन ये 6 शत्रु तो हमारे अंदर हर रोज हर घड़ी हर पल अटैक करते हैं हमारे ऊपर। इनसे दूर रखता है हमें सूर्य। और अगर सूर्य 11वें भाव में है तो? तो वो आपके लालच को खत्म करेगा, वो आपके लोभ को खत्म करेगा, क्योंकि 11वें भाव से क्या है? लाभ, इच्छाएं, कामनाएं, इच्छाओं को तो क्या खत्म कर उससे देगा। वैराग्य आ जाएगा सर फिर? वैराग्य नहीं आता मैम, किसी चीज को पाने की इच्छा खत्म हो जाती है। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिल गई तो चलो कोई बात नहीं भाई। एक लालच होता है कि अपना भी ले लूं, भाई का भी ले लूं, उसका भी खोल लूं, उसका भी छीन लूं। वो संतुष्टि आती है उससे, वैराग्य नहीं आता। जी संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन आता है उससे। ठीक है। ठीक है सर। जी सूर्य जो है वो समस्त जगत की उत्पत्ति का कारक है। इस जगत जितना भी है सारा का सारा सूर्य से है, पहले भी बताया था मैंने। इसीलिए आपकी उत्पत्ति का कारक कौन है? आपकी उत्पत्ति का हमारे कारक पिता भी सर। नहीं, सूर्य ही है जी सबकी। आपकी उत्पत्ति का कारक भी सूर्य है, क्योंकि आप भी इस जगत में आते हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य छठे भाव में है तो आपका जन्म या आपकी उत्पत्ति किस लिए इस दुनिया में हुई, आप ये जान सकते हैं। सूर्य कुंडली के 12 भावों में जिस भी भाव में होगा, उस भाव से जो चीजें आपको मिलती हैं, आपकी उत्पत्ति उसी वजह से इस दुनिया में हुई। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा सूर्य छठे भाव में है तो मेरा जन्म किस लिए हुआ? छठे घर में जिसके सूर्य होते हैं
उसका जन्म होता है सेवा करने के लिए। ठीक है। अगर 10वें मेरा घर में, 8वें घर में है आपका, हाँ, तो 8वें बड़ा किस लिए है जी? चलो बताएंगे वो भी। 10वें घर जी का करेंगे बात। 10वें घर में सूर्य जी। है तो आपकी उत्पत्ति कर्म करने के लिए हुई। ठीक है। 11वें घर कर्म में अगर आपका, कैसा सर? सिर्फ तो कर्म, जी बोलिए। आप है ना, एक कर्म क्वेश्चंस जो जैसे है ना, जीविका चलाने के सुनो लिए। सुनो, क्वेश्चंस हम अभी बाद में लेंगे, पहले एक बार इसको पूरा कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं ना ठीक है, फ्लो टूट जाता है बीच में। ठीक है, ओके ओके। 11वें जो पूछूं सिर्फ उसका जवाब दिया करो। 11वें घर में आपका सूर्य है तो आपकी उत्पत्ति किस लिए हुई है? आपकी उत्पत्ति आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के उद्देश्य से हुई। आपकी कोई इच्छाएं जो अधूरी रह गई होंगी उनको पूर्ण करने के लिए आपकी उत्पत्ति हुई है। सूर्य समस्त चराचर जगत की आत्मा है और आत्मा ही परम आत्मा है। ऐसा बहुत बार सुना है हमने। इसलिए आत्मा पर किसी भी प्रकार का कलंक नहीं लग सकता। कभी सुना है कि किसी ने आत्मा को बोला हो कि वो आत्मा इतनी खराब थी, वो आत्मा इतनी दूषित थी? नहीं, सब शरीर तक जाता है। जितने भी ग्रह हैं नवग्रहों में, सबका असर शरीर पर पड़ता है। आत्मा पर पड़ता है क्या किसी का? बताओ। नहीं जी। नहीं। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि सूर्य के पास जो भी जाता है वो अदृश्य हो जाता है। सूर्य का तेज इतना है। सब कुछ दूषित हो सकता है परंतु अग्नि कभी दूषित नहीं हो सकती। और यह अग्नि यानी कि सूर्य ही हमारी उत्पत्ति का, हमारी आत्मा का कारक है। इसलिए इस पर कभी कलंक नहीं लगता, ना ये कभी दूषित होती। आत्मा परमात्मा के ही जैसी है। इसलिए सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उससे पवित्र कुछ भी नहीं है। सूर्य जमा गुरु या सूर्य और गुरु अगर इकट्ठे कहीं पर होंगे तो क्या परिणाम देंगे, सोच सकते हैं आप? बताइए। पूछिए मैडम, क्या पूछ रहे थे आप उस टाइम? हाँ जी सर। क्या पूछ रहे थे आप उस टाइम? सर तब ये पूछा था जैसे 3, 6 और 11 का है कि हाँ यहाँ पे लोभ काम, लोभ क्रोध जो बताया, सॉरी, काम क्रोध लोभ बताया था, इनको खत्म करेंगे। तो इनसे बाहर अगर सूर्य आएंगे हम्म, जिस भी घर में, तो हम्म। उसमें भी अपना इफेक्ट सेम दिखाएंगे क्या? नहीं, सेम नहीं दिखाएंगे। जिस घर से जो चीज हम देखते हैं उसी चीज पे तो असर डालेंगे ना अपना। जैसे मान लो ये है हमारा 3, 6 और 11, अगर 12वें घर में है हमारा सूर्य, हम्म, हम्म। तो क्या फिर जैसे 12वां घर हमारा मृत्यु का है और खर्च का है, तो सूर्य के वहां जाने से वो चीज हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, खर्च हमारा रुक जाएगा? देखिए, अभी आप इस विषय पर सोचिए ही मत। हम सिर्फ अभी सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं कि सूर्य क्या देता है, किस चीज का कारक है। सूर्य जहां पर होगा वहां पर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, अच्छे परिणाम देगा, बुरे परिणाम देगा, कितना बलवान होगा, कितना कमजोर होगा, कहाँ क्या कुछ क्या करेगा, वो पर्सनली जब किसी की कुंडली आएगी तब देखा जाता है। क्योंकि अकेला नहीं देखा जाता उस टाइम पे। अभी हम सिर्फ अकेला सूर्य पढ़ रहे हैं और किसी भी चीज की बात ही नहीं कर रहे हम एक भाव के साथ जोड़ करके एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर सकता है ठीक है, सूर्य। ठीक है सर। अभी सर एक हाँ, ये और बताओ, जैसे अगर वो मान लो जैसे जिस भी घर में आएगा और उस घर में थ्रू बैठा होगा सूर्य का, तो वो तब भी अपना पॉजिटिव फल देगा? वो आगे बताऊंगा।
जब दो ग्रह इकट्ठे बैठे होंगे तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, कौन किसकी मानेगा, कौन किसकी सुनेगा, या वहां पर किसकी चलेगी दोनों में से, या दोनों की चलेगी, दोनों की चलेगी तो कैसे ठीक। चलेगी, वो पूरा विषय है, वो बीच में नहीं आएगा से। अभी ठीक है मैंने सर। आपसे सिर्फ ये पूछा है, सूर्य और गुरु अगर कहीं पर बैठे हुए हैं इकट्ठे तो वो क्या परिणाम दे सकते हैं। सर वो उच्च लेवल की जॉब मिल सकती है हमें, ऑफिसर्स लाइन की। हमारा जो अगर बिजनेस होता है तो वो बहुत अच्छा जाएगा। चलिए ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्या सर। चलिए हम आगे शुरू करते हैं अपना। पावर देंगे सर वो हमें, जैसे क्या बोलते हैं, पावर, सत्ता की पावर मीन्स किसी पोस्ट की वो जो होती है पावर, मैं थोड़ा वो पावर। मैं थो, मैं थोड़ा प्रकाश डालता हूँ इसके ऊपर। आप एक ही लाइन को पकड़े हुए हैं, मैं आपको अभी थोड़ा सा इसके बारे में ना क्लियर करता हूँ। जी। सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा प्योर एनर्जी है। तो सूर्य के साथ अगर गुरु कॉम्बिनेशन बनाए तो क्या होगा, सूर्य सब पापों को समाप्त करने वाला है और गुरु गाइड है, मार्गदर्शक है। जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पर, जब दोनों की युति हो जाएगी कुंडली के अंदर, तब जीवन में ज्ञान और प्रकाश से जीवन के अंधकार को पूर्ण रूप से मिटा दिया जाता है। जब दोनों मिलकर के जीवन में जो अंधकार है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिटा देंगे, कुछ भी अंधकार नहीं बचेगा, लाइफ के अंदर फुल क्लियरिटी होगी, क्योंकि सूर्य सभी पापों को खत्म कर देगा और गुरु वहां पर ज्ञान का दीपक जला देगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ कुछ, आगे और पढ़ लेते हैं। किसी की कुंडली में यदि सूर्य और गुरु की युति होगी और आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, बहुत ज्यादा परेशान होंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, आप सिर्फ उस व्यक्ति के पास जाकर के बैठ जाइए, आपकी परेशानी कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी। चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, किसी भी प्रकार का, ये पावर है सूर्य और गुरु की युति की कुंडली के अंदर। समझ में आया, समझ में आया तो ऐसा क्यों होगा बता सकते हो। उसका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा उसका, सर, बहुत हाँ स्ट्रांग होगा। उसका होरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसकी आत्मा में ज्ञान है, उसकी बॉडी में ज्ञान नहीं है। आत्मा सूर्य है, गुरु ज्ञान है, उसकी आत्मा में ज्ञान है। और जो आपका कंफ्यूजन रूपी अंधेरा आपके अंदर फैला हुआ है, आप जब उस दिए के पास जाएंगे, उस आत्मा के पास जाएंगे, तब आपका अंधकार भी दूर हो जाएगा उससे। ठीक है। सूर्य क्या है, अब सूर्य के कारक सुन लीजिए आप। सूर्य है राजा, सूर्य सरकार है, सूर्य पिता है, सूर्य प्रसिद्धि है, फेम है, सूर्य अथॉरिटी है, अथॉरिटी मीन्स वर्चस्व या अधिकार। सूर्य बोन्स हैं, शरीर में हड्डियां, अस्थियां। और सूर्य हमारी राइट आई। ठीक है। यदि सूर्य कुंडली में खराब अवस्था में होंगे तो आपकी अंतरदशा और महादशा के दौरान आपको हड्डियों से संबंधित और आंख से संबंधित, अपनी प्रसिद्धि से संबंधित, अपने पिता, अपनी माता और माता सॉरी बोल रहा मैंने, अपने पिता और राजा से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित परेशानियां आपको आएंगी। इसके अलावा सूर्य क्या है, सूर्य सतोगुणी है, क्षत्रिय हैं, फायर हैं और पित्त प्रकृति के।
छठे घर जो है वो शत्रुओं का है, छठा घर। जब आप एक शत्रु से युद्ध लड़ने जाएंगे, जब आप एक शत्रु से फाइट करने जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए हमें क्या चाहिए? क्षत्रिय गुण चाहिए, क्योंकि युद्ध करना काम किसका है? क्षत्रिय का है। ये गुण किसके पास है, बताओ मुझे। क्षत्रिय गुण सूर्य किसके पास है? और किसके पास है? कोई ड्रामा वाले मंगल के पास है जी। मंगल के पास है। इन दोनों के क्षत्रिय गुणों में क्या अंतर है कुछ अंतर? जो सारणी मंगल, टाइम पे कराई थी वो अब काम आएंगे आपके। हाँ जी बताइए। मंगल मंगल ज्यादा उग्र है जी, अच्छा, क्यों? तो आक्रामक, क्रोध ज्यादा रहेगा मंगल के उसमें। दोनों में अग्नि तो बराबर ही है, लेकिन सूर्य में ज्यादा होगी शायद। मंगल में ज्यादा है। सर मंगल इस हमारी बॉडी की एनर्जी है और सूर्य हमारी आत्मा का ज्ञान है। आत्मा की एनर्जी है, ठीक है। जी इन ठीक। दोनों में ये अंतर है, इन दोनों में सूर्य बेस्ट रहेगा, क्योंकि सूर्य क्षत्रिय होते हुए भी अपने सत्व गुण को बनाए रखता है, जबकि मंगल तमोगुणी है। मंगल तमोगुणी है। सूर्य युद्ध करेगा तो अपने बचाव के लिए करेगा या किसी की रक्षा के लिए करेगा, लेकिन मंगल युद्ध करेगा तो किस चीज के लिए करेगा? बता सकता है कोई? देखिए सूर्य राजा है, राजा अपने राज्य की रक्षा, अपने प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करेगा, या कोई और मदद ये मांगने आया है तो उसके लिए करेगा। मंगल क्या है? मंगल अतिक्रमण के लिए कर देगा जी। मंगल सेनापति है। हाँ, मंगल तो को जब भी ऑर्डर मिलेगा तब वो युद्ध करेगा। दोनों में जी ये अंतर है। ठीक है। उसका काम ही है युद्ध करना, इसीलिए तो इनमें सर सेनापति को तो ऑर्डर राजा ही दे सकते हैं। तो भले ही राजा दे, तो मेंटेलिटी का फर्क तो आ गया ना। बात तो मेंटेलिटी की ही तो हो रही है। मंगल राजा के खराब अलावा होगा। और भी कोई सुनो, इसको बोल सकते हैं। एक और बात बताता हूं मैं आपको। राजा सूर्य है, राजा कितना भी उग्र हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, वो अपना जो सौम्यता जो उसकी होती है ना, उसकी एक डिग्निटी जो होती है, उसको वो खराब नहीं करेगा कभी भी। लेकिन मंगल, जिस व्यक्ति का मंगल प्रबल होगा या खराब अवस्था में होगा, तो दोनों में ही क्या करेगा? अच्छा होगा तो बढ़िया सैनिक बना देगा, और खराब होगा तो टेररिस्ट बना देगा। काम तो दोनों ने सेम ही करना है ना। समझ आ गया आपको अंतर? टेररिस्ट किससे देखते हैं? मंगल से देखते हैं। सेना में भर्ती होने के लिए किससे देखते हैं? मंगल से देखते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, श्री राम जी का। श्री राम जी की कुंडली मैंने एक दिन बोला था डिस्कस करने के लिए, पर वो नहीं हो पाई किसी भी कारण से। आप लोगों को सूर्य किसी की कुंडली में अगर 3, 6, 11 भाव में दिखे, तो सूर्य की उपासना 101% बतानी है आपको, ठीक है। सूर्य को जी वहां पर बेस्ट बनाना पड़ेगा, उसकी उपासना करनी पड़ेगी। भगवान राम जी ने भी की जब। तो भगवान राम जी ने सूर्य की उपासना करी थी। हाँ, लंका पे चढ़ाई से पहले सूर्य पूजन किया था, अच्छा जी। आदित्य हृदय स्तोत्र किया था। हाँ हाँ करे था जी, आदित्य हृदय स्तोत्र हाँ, तो उसी आदित्य समय हृदय का। स्तोत्र क्या है? सूर्य की उपासना ही तो है। सूर्य, सूर्य उपासना जी, ठीक।